Assalamu alaikum class. Today we are going to learn about Langdon theory of paramagnetic substance. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो वाले सब्सटेंस होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो ये वो वाले सब्सटेंस होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अनपेयर्ड का मतलब है कि अगर आपके पास एक एटम है, ठीक है, तो उसके एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब वो एक इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली वो अनपेयर्ड है। हम कहते हैं कि ऑब्वियसली हमारे पास बाकी दूसरे भी एक सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे, ठीक है। तो हर अगर एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे और हर एटम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम कहते हैं अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, या तो इसकी स्पिन जो है वो प्लस हाफ हो सकती है क्लॉकवाइज, या तो इसकी माइनस हाफ हो सकती है एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि डायमैग्नेटिक में हमने देखा था कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, एटम के आउटरमोस्ट शेल में, और एक की प्लस हाफ होती है और एक की माइनस हाफ होती है। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटरमोस्ट शेल में, तो उसकी स्पिन जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो या तो उसकी प्लस हाफ हो सकती है, यहाँ प्रोबेबिलिटी है, या तो प्लस हाफ हो सकती है या तो माइनस हाफ हो सकती है। या तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अगर तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है तो हमारे पास करंट की डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा तो करंट की डायरेक्शन हमारे पास क्लॉकवाइज होगी। तो हम यही बात करते हैं कि अगर तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक नॉर्थ बनता है। अगर आप करंट की डायरेक्शन की तरफ देखें तो नॉर्थ के ये वाली चीज़ भी इधर और ये वाली चीज़ भी इधर। तो हम कहते हैं कि जो डाइपोल हमारे पास बनता है वो साउथ से नॉर्थ बनता है। मतलब एक एटम है, उसका ऊपर वाला हिस्सा अगर नॉर्थ है तो उसका जो नीचे वाला पार्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास साउथ होगा। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बनता है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ बनता है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास ऊपर की तरफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बनेगा, जिसको हमने पी एम से जो है वो डिनोट कर दिया है। हम कहते हैं एवरी एटम इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैव मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्योंकि हमें पता है कि हर एटम के पास जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है। इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एटम्स, अगर हम कहते हैं कि अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई की, अभी हमने कुछ अप्लाई नहीं किया, हम जस्ट एक एटम की बात कर रहे हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जिसमें नंबर ऑफ एटम्स होंगे, उसके एक एटम की बात कर रहे हैं कि अगर तो हमने अभी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की तो उसके जो मैग्नेटिक डाइपोल, जो हर एटम का मैग्नेटिक डाइपोल बनेगा वो हमारे पास एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। क्यों? क्योंकि अगर इसका अपवर्ड बन रहा है तो हो सकता है दूसरा इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ स्पिन कर रहा हो, दूसरा एटम जो है वो माइनस हाफ कर रहा हो, और उसका जो हो वो नीचे की तरफ बन रहा हो, एक दूसरे के इफेक्ट को वो कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो हम कहते हैं दे आर रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑल मैग्नेटिक डायपोल कैंसल आउट ईच अदर इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, बाय दिस रीजन अवर सब्सटेंस इज अनमैग्नेटाइज नॉट शोइंग मैग्नेटिक बिहेवियर। तो अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर नंबर ऑफ एटम है एक सब्सटेंस के अंदर, तो एक का अगर मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर है तो दूसरे का नीचे है, एक का इधर है तो दूसरे का इधर है, एक का नीचे है दूसरे का ऊपर है, मतलब इस तरह से मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं एक सब्सटेंस के अंदर। तो हम कहते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने अप्लाई नहीं की, तो हमारे पास एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, जिस तरह वो होता है ना, एक दूसरे का इफेक्ट अगर एक अपवर्ड है और एक नीचे है तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ अगर हम लगाएं तो हमें पता चलता है कि ये तो ज़ीरो हो जाएगा। एज यू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ये टॉर्क को फील करेंगे, ऑब्वियसली रोटेशनल इफेक्ट फील करेंगे। अगर तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऐसे था, आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता करता मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, फिर हम ये जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ड्यू टू टॉर्क, इस रोटेशनल इफेक्ट की वजह से ऑल मैग्नेटिक डायपोल विल अलाइन देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ बी, सारे के सारे अपने आप को बी की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो है वो अलाइन कर देंगे। एज अलाइनमेंट डन, जैसे ही अलाइनमेंट हो जाएगी द मैग्नेटिज्म ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस विल इंक्रीज, जैसे ही हमारे पास ये जो डायपोल मोमेंट है हमने इस तरह से शो कर दिया ना साउथ से नॉर्थ तक, मतलब कि साउथ से नॉर्थ तक हमने इस तरह से डायपोल मोमेंट को शो कर दिया, तो ये जो डायपोल मोमेंट है जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये अपने आप जो है वो टॉर्क फील करेगी, रोटेशनल इफेक्ट फील करेगी, एक फोर्स फील करेगी और ये रोटेट होती होती अलाइन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में।
ठीक है। एंड एट वन पॉइंट इट विल सेचुरेट, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब सारे के सारे एटम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को, मैग्नेटिक मूवमेंट को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर लेंगे। एज यू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड की वो इंक्रीज करते जाएंगे, द अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल अकर इन द डायरेक्शन ऑफ बी, वैसे वैसे तमाम के तमाम डायपोल जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होना शुरू हो जाएंगे। फिर हम कहते हैं व्हेन ऑल मैग्नेटिक डायपोल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ बी, इन दैट केस पैरामैग्नेटिज्म विल बी मैक्सिमम एंड इट अचीव सेचुरेशन। हम कहते हैं जैसे ही तमाम के तमाम डायपोल्स जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो पैरामैग्नेटिक में जितने भी एटम हैं वो इस टाइम मैग्नेटाइज हो जाएंगे, उनकी पैरामैग्नेटिज्म जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी और वो सारे के सारे अलाइन हो जाएंगे, सेचुरेट हो जाएंगे। बट इफ़ वी इंक्रीज टेम्परेचर, जैसे ही हम थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, ऑब्वियसली हमने एक सब्सटेंस लिया है, हम उस पर मैग्नेटिक फील्ड डाल रहे हैं, अब हम उसके अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि एटम्स हैं सब्सटेंस के अंदर, एटम्स हैं, अब एटम्स के दरमियान जो है वो सेचुरेशन मतलब थर्मल एजिटेशन पैदा होना शुरू हो जाएंगी, मतलब वो वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करने की वजह से, क्योंकि हम सॉलिड को ले रहे हैं, तो हम कहते हैं सॉलिड में जो एटम है वो हमारे पास वाइब्रेट करते हैं, एक ही जगह पे वाइब्रेट करते हैं, और उधर से जो है वो थर्मल एजिटेशन पैदा होती है, और वो थर्मल एजिटेशन जो है वो डायपोल मोमेंट को पूरा का पूरा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं करने देती, वो बल्कि रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, मतलब वो चाहती नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में डायपोल जो है वो क्रिएट हो। तो हम ये कहते हैं बट इफ वो इंक्रीज द टेम्परेचर देयर विल बी अ थर्मल एजिटेशन प्रोड्यूस इन एटम, बिकॉज एट हाई टेम्परेचर एटम एक्वायर हाई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एटम्स जो हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी आती है, दे विल बी हर्डल इन द अलाइनमेंट ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल्स। एक्चुअली थर्मल एजिटेशन अपोजेस दैट अलाइनमेंट, थर्मल एजिटेशन जो है वो उस अलाइनमेंट को अपोज करती है। बिकॉज ऑफ डैट पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीजेज, जिसकी वजह से पैरामैग्नेटिज्म जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। हम कहते हैं लैंगविन ने क्या किया, लैंगविन ने एक्सप्लेन ये किया था कि पैरामैग्नेटिज्म जो है वो प्योरली एक क्लासिकल कंसंट्रेशन है, मतलब कि हम ये कहते हैं कि पैरामैग्नेटिक एक सॉलिड नहीं है बल्कि एक गैस है, और जिसमें हर पार्टिकल जो है वो रैंडमली मूव कर रहा है और उसका अपना एक मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है, वो रैंडमली मूव कर रहा है, अपना एक मैग्नेटिक डायपोल, एक आइडियल गैस की तरह वो बिहेव कर रहा है। तो हम ये कहते हैं कि लेट नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ एन। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक पूरा का पूरा कंटेनर है जिसमें नंबर ऑफ एटम है, मतलब जिसमें पूरे हमारे पास नंबर ऑफ एटम है, पैरामैग्नेटिक एटम्स हैं, हम कहते हैं कि वो उसको हम एन कह देते हैं। ठीक है, वो नंबर ऑफ एटम्स अगर 100 है फॉर एग्जांपल, तो हम कहते हैं वो एन है। अब हम कहते हैं कि हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं उन एटम के ऊपर, तो क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपके पास डायपोल मोमेंट है, अब क्या होना है कि जैसी मैग्नेटिक फील्ड इस पे लगनी है तो इस डायपोल ने अपनी पोजीशन को चेंज करना है। जब इस पे फोर्स लगनी है, मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स लगनी है, तो इसने अपने डायपोल ने रोटेशनल इफेक्ट पैदा होना है, टॉर्क पैदा होना है, और इसने अपनी पोजीशन को चेंज करना है। तो हम कहते हैं जब पोजीशन चेंज होती है तो पोटेंशियल एनर्जी लगती है। ठीक है, तो हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल हुज मैग्नेटिक एक्सिस मेक्स एन एंगल थीटा, जाहिर बात है वो थीटा एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो हम कहते हैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो होगी -Pm(b) कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये फॉर एग्जांपल है हमारे पास, अगर यहाँ पे अगर मैं बताऊँ दोबारा कि आपके पास ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, अब ये थीटा एंगल बना रहा है। अब इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के भी दो एक्सिस है, एक हो गया एक्स एक्सिस और एक हो गया वाई एक्सिस। अब अगर हम इसके एक्स एक्सिस की बात करें तो ये है Pm(b) कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, तो क्योंकि हमने लेना है वो वाला एक्सिस जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो, ठीक है, तो हमें इससे मतलब है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो नेगेटिव जो है वो साइन हमें बता रहा है कि ये एक एक्यूट एंगल है, मतलब कि हमारे पास 90 से कम जो एंगल होता है, 90 से लेस जो एंगल होता है, 90 जो है वो पूरा राइट एंगल पे होता है और 90 से जो लेस एंगल होता है उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं, तो ये नेगेटिव है। इसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया, इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया, तो ये आ गया -Pm(b) कॉज ऑफ थीटा आ गया माइनस साइन ऑफ थीटा डी थीटा। जैसे ही हमने डी ई लिया, आपके पास नेगेटिव मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा होगा, तो ये आपके पास इसके इक्वल होती है माइनस ये 1/अल्फ़ा, ये आ गया, ये आपके पास कांस्टेंट है जिसे आपने एम नॉट कह दिया, जिसे आपने सेचुरेटेड डायपोल कह दिया, मतलब पूरा का पूरा डायपोल जो है वो अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो है वो बन गया है, एस और नॉट, मतलब पूरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो गया। व्हेन ऑल डायपोल मोमेंट अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ बी, जब सारे के सारे
मैग्नेटिक मोमेंट तमाम के तमाम जो हैं वो पी की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएं, तो हमारे पास m इज इक्वल टू एम नॉट एल अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, अब हम कहते हैं ये इस पूरे को हमने एल अल्फ़ा कह दिया और इसको हमने एम नॉट कह दिया, इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को हमने एल अल्फ़ा कह दिया। अब अगर आप देखें तो आपके पास एल अल्फ़ा जो है वो लैंगविन फंक्शन है, ये वाला जो आपके पास आया है। अब हम अगर आप देखें तो वैल्यू जो आपके पास मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू आई है लास्ट पे, वो अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव आई है। इसका मतलब है कि आपके पास तमाम के तमाम जो हैं वो अलाइन हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। डायपोल मोमेंट जो तमाम के तमाम होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो है वो अलाइन हो जाते हैं। तो अगर आप देखें तो आपके पास ये आ गया। अब हम अगर इसको ग्राफ की सूरत में देखें, हम कहते हैं ये हमारे पास अल्फ़ा है, मतलब पी एम बी ओवर के टी, और ये हमारे पास जो है वो एल अल्फ़ा है। तो हम कहते हैं कि अगर आप देखें एज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज, जैसे जैसे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को फील्ड को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, तो एल अल्फ़ा की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, और एम जो है मैग्नेटाइजेशन भी इंक्रीज़ होती जा रही है, क्योंकि आप बी को इंक्रीज़ करें, अल्फ़ा इंक्रीज़ हो रहा है, और अल्फ़ा इंक्रीज़ हो रहा है तो आपके पास एल की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती जा रही है, मैग्नेटाइजेशन भी इंक्रीज़ हो रही है। अब एक ऐसा पॉइंट आता है जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाते हैं तमाम के तमाम डायपोल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होते हैं, और आपके पास पैरामैग्नेटिज्म की मैक्सिमम वैल्यू आती है जो कि 1 है। ठीक है, थैंक यू। तो अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये वाला पीएम था, इसका दो कंपोनेंट बने। अब हम कहते हैं वी जस्ट टेक विच इज़ अलोंग द बी। अब तो हमने वो वाला ले लेना है। वी हैव अज्यूम्ड एन नंबर ऑफ पार्टिकल, हमने एन नंबर ऑफ पार्टिकल का है पर यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम के अंदर मतलब एक सब्सटेंस में एन नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। ठीक है, सो वी हैव इंटीग्रेट दैट कंपोनेंट बाय डी एन। तो हम डी एन के साथ जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल थे आउट ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, मतलब हमने 15 जो लिए थे एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, वो हमारे पास आ गए। द डायपोल मोमेंट ड्यू टू ऑल एन पार्टिकल, जो डायपोल मोमेंट हमारे पास बन रहा है एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स का पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ऑब्वियसली हमारे पास जो एन नंबर ऑफ पार्टिकल का जो डायपोल मोमेंट होगा पर यूनिट वॉल्यूम में, वो हमारे पास होगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की कितनी मैग्नेटाइजेशन हुई है। ठीक है, तो जब आप इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन निकालेंगे तो m इज इक्वल टू 0 to पाई पी एम कॉज ऑफ थीटा डी एन, जो कि आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट जो कि अलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड था, पी एम कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आपके पास आने के लिए डी एन आपने इसलिए लगाया क्योंकि आपने एन जो नंबर ऑफ पार्टिकल थे उनमें से आपने डी एन 15 चूज़ किए थे, और उनकी आप इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन देख रहे हैं कि कितनी मैग्नेटाइजेशन हुई है, मैग्नेटिक फील्ड करने से कितनी इंटेंसिटी के साथ जो है मैग्नेटाइजेशन हुई है। यूजिंग 4 in 9, अब 4 की वैल्यू मतलब आपने डी एन की वैल्यू जो है वो पुट कर दी, ये जो डी एन की वैल्यू थी ये पुट की, आपके पास आ गया एम सी जो है वो बाहर आ गया, कांस्टेंट था। ठीक है, पी एम भी आपने बाहर ले लिया, कांस्टेंट था। आपके पास ई एक्सपोनेंशियल ये आ गया, कॉस ऑफ थीटा आ गया, साइन ऑफ थीटा आ गया। अगर तो कॉस ऑफ थीटा आप लेते हैं टी, तो आपके पास ये आ जाता है माइनस साइन, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ डी थीटा डी टी। अब इस माइनस को हम इधर ले जाते हैं, माइनस डी टी आने। अब थीटा की वैल्यू अगर तो ज़ीरो होगी तो टी की वैल्यू 1, ऑब्वियसली आपके पास थीटा ज़ीरो होगा तो टी आपके पास 1 आएगा, कॉस 0 1 होता है। अगर थीटा की वैल्यू पाई होगी तो आपके पास माइनस, क्योंकि आपके पास कॉस थीटा जो है वो माइनस हो जाएगा। तो हम m इज इक्वल टू आ जाएगा सी पी 1 से -1। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास ई अल्फ़ा टी, क्योंकि आपने कॉस ऑफ थीटा को टी ले लिया, कॉस ऑफ थीटा टी आ गया, और साइन ऑफ थीटा डी थीटा आ जाएगा माइनस डी टी। ठीक है जी, अब हमने क्या किया, एम सी पी एम आ गया, -1 to 1 आ गया, टी ई अल्फ़ा टी ओवर डी टी आ गया। अब इसको हमने यू ले लिया, इसको वी ले लिया, वो जो हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगता है ना, हमने वो लगा दिया इस पे। जिस तरह मतलब इंटीग्रल हमारे पास यू और वी डी टी हो, तो हमारे पास यू पहले इसी तरह, फिर वी का इंटीग्रल डी टी माइनस आपने इंटीग्रल लिया डी यू, इसका डेरिवेटिव लिया पहले का, और दूसरे का इंटीग्रल लिया और डी टी। इसी तरह आपने सेम जो है वो इनके ऊपर यू और वी वाला जो है वो रूल लगा देना है। जैसे ही आपने लगाना है तो आपके पास पहला ऐसे ही आ जाएगा, मतलब यू जिस तरह आया है वो टी इस तरह ही आ गया। इंटीग्रल आपने लेना है इसका, माइनस आपके पास आनी है डी यू ओवर डी टी, मतलब डी टी इसका यू, ये वाला जो है यू जिसे आपने लिया डी टी ओवर डी टी, फिर आपने इंटीग्रल लेना है इसका, और आपके पास डी टी आ गया। सी पी एम आ गया, टी आपके पास इस तरह ही आ गया, ये इसका इंटीग्रल जो है इसका ऊपर वाला जो है वो नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया। अल्फ़ा टी मतलब डी टी जो था वो आपके पास टी में हो गया ना, ओवर अल्फ़ा आ गया, ये आपने इसकी लिमिट्स लगा दी।
माइनस आपके पास इंटीग्रल, मतलब ये वाला इंटीग्रल डी टी ओवर डी टी 1 हो जाएगा, और आपके पास इसका जो है वो ओवर अल्फ़ा डी टी आ गया। अब आपने क्या किया, आपने इसकी लिमिट्स को पुट कर दिया, मतलब एक दफ़ा 1 एक दफ़ा -1 आपने पुट करके आपके पास ये आ गई। फिर सी पी एम आ गया, ये आपके पास इस तरह आ गया, माइनस अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा का स्क्वायर आ गया, और ये आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 11 आ जाएगी। अब हमने 8 को यूज़ करना है और उसको 11 में पुट करना है। ठीक है, मतलब हमने जो सी की वैल्यू निकाली थी वो हमने पुट कर देनी है। आपने पुट की, आपके पास ये आ गई, और आपके पास ये साथ ही आ गई। अब आपके पास ये एक बन गई। अब जब ये आपके पास बन जाएगी तो m इज़ इक्वल टू एन पी एम, ये माइनस ये आपके पास आ गई। अब आपके पास ये जो होती है ये आपके पास होती है कॉट एच अल्फ़ा के। ठीक है, ये वाली चीज़ जो होती है ये आपने मतलब पढ़ा होगा। अगर हम बात करते हैं एन नंबर ऑफ़ पार्टिकल की, व्हाट विल बी द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, हम कहते हैं कि ज़ाहिर बात है कि अगर हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मैक्सिमम जो है, मिनिमम और मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा। व्हेन मैग्नेटिक डायपोल ऑफ दो सब्सटेंस इंक्लाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ बी, अगर तो पूरा का पूरा बी की डायरेक्शन में इंक्लाइंड हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो हमारे पास मिनिमम एंगल निकल आएगा, क्योंकि जब थीटा ज़ीरो हो जाएगा तो हमारे पास जो है वो हमने जो निकाला था साइन ऑफ ज़ीरो, वो आपके पास क्या होता है। ठीक है, तो आपके पास वो जो है, आपके पास मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आपके पास तब होगी जब आपके पास साइन 180 होगा। ठीक है, तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आती है, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आती है, जो कि होगी पाई। अब हम कहते हैं एन इज़ इक्वल टू, हम कहते हैं 0 टू पाई, क्योंकि हमारी रेंज जो है वो 0 से शुरू हो रही है, क्योंकि ये मिनिमम एंगल है और ये हमारे पास है पाई एंगल, जो कि आपके पास जो है वो मैक्सिमम एंगल है, और हम कहते हैं डी एन। ठीक है, अगर हम इस रेंज में डी एन लेते हैं तो हमारे पास पूरे के पूरे नंबर ऑफ पार्टिकल की जो वैल्यू है वो निकल आती है, जिसे हम इक्वेशन नंबर 7 कहते हैं। अब 4 को हम इन 7 में पुट करते हैं, मतलब डी एन की वैल्यू को हम यहाँ लगा देते हैं, ये हमारी डी एन की वैल्यू आ गई। अब हम कहते हैं कि अगर हम कॉज ऑफ थीटा को एक्स कह देते हैं तो कॉज ऑफ थीटा का जो हमारे पास डेरिवेटिव है वो होता है साइन ऑफ थीटा डी थीटा, जो कि होगा इज इक्वल टू माइनस डी एक्स, क्योंकि हमारे पास कॉज ऑफ थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा इसका डेरिवेटिव इसका। और फिर हमारे पास जो है इसको हमने डी माइनस जो है वो इस साइड पे ले गए तो माइनस डी एक्स आ गया। अब हम कहते हैं जब थीटा हमारे पास ज़ीरो होगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 1, ऑब्वियसली कॉस 0 1 होगा, एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। और जब थीटा जो है वो पाई होगा तो हमारे पास कॉस पाई जो है वो क्या होगा -1, तो हमारे पास जो रेंज होगी वो -1 से 1 होगी, मतलब कि आपके पास इस तरह से आएगी एन सी 1 से -1 सी सी जो आपके पास सॉरी ई, यहाँ पे आएगा ई अल्फ़ा एक्स माइनस डी एक्स, मतलब हमने कॉस ऑफ थीटा की जगह एक्स लिख लिया और साइन ऑफ थीटा की जगह माइनस डी एक्स लिख लिया। एन इज़ इक्वल टू सी -1। अब आपने ये माइनस को ख़त्म करना है तो आप इसके चेंज कर देंगे, तो आपने चेंज कर दिया, -1 नीचे आ गया, ये 1 ऊपर चला गया, ई अल्फ़ा एक्स डी एक्स आ गया। अब आपने इसको इंटीग्रल किया, इंटीग्रल करेंगे तो आपके पास एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव जो है वो नीचे आ जाता है, थीटा अल्फ़ा आ जाएगा और आपके पास ये जो है आ गए। अब आपने इसकी लिमिट्स को पुट कर दिया, एक दफ़ा इसको पुट किया, एक दफ़ा एक्स अल्फ़ा में एक्स में इसको पुट किया, आपके पास ये आ जाएगा। अल्फ़ा को आप बाहर ले गए। अब सी की वैल्यू जब निकालेंगे तो अल्फ़ा इधर आ जाएगा, अल्फ़ा एन ओवर ई ई आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा माइनस ई माइनस अल्फ़ा, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगी। अब हम कहते हैं कि जो हमारे पास पी एम मैग्नेटिक मोमेंट बन रहा था, ठीक है, हैज़ टू कंपोनेंट। अब इसके दो कंपोनेंट है, एक जिस तरह मैंने पहले बताया ये एक्स कंपोनेंट और ये आपके पास इसका वाई कंपोनेंट आ जाएगा। हम कहते हैं कि हमारे पास हमें चाहिए सिर्फ इसका ये वाला कंपोनेंट, क्योंकि हमने देखना है कि हमारे पास ये पूरा का पूरा अलाइन होता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमें सिर्फ इसका ये वाला जो है वर्टिकल वाला ये हमें चाहिए इसका कंपोनेंट। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो डी ई जो है वो आपके पास पी एम बी साइन ऑफ थीटा डी थीटा आ गया, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब मैं कहती हूँ कि अगर मेरे पास एक कंटेनर में एन नंबर ऑफ़ एटम्स थे, मतलब 100 थे नंबर ऑफ़ एटम, अब उनमें से जो 15 हैं वो ऐसे एटम्स हैं जिनका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ सेम एंगल पर है। मैं उनमें से 15 जो हैं उनको डी एन कह देती हूँ। मैं कहती हूँ लेट डी एन आउट ऑफ total n number of particle have this magnetic axis inclined at an angle theta with b। ये वो वाले हैं 15 एटम जिनके मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ सेम एंगल बना रहा है। देन फॉर फाइंडिंग डी एन वैल्यू, अगर हम डी एन की वैल्यू निकालना चाहते हैं, वी हैव मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ।
इट गिव्स द वैल्यू ऑफ डी एन। अब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, जो कि आपको एक जो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स हैं, एक एटम है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताता है कि वो जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसकी इस टाइम क्या स्टेट है, वो किस स्टेट में, मतलब उसका प्रेशर कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है। ठीक है, क्योंकि हम इसको एक ऐसा गैस ले रहे हैं, हम इसको गैस की तरह ले रहे हैं। अब जब आप उस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो एटम का मैग्नेट जो डायपोल मोमेंट है वो अलाइन होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो हम कहते हैं वहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो पार्टिकल हैं उनकी इस टाइम प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो इस टाइम किस स्टेट में है। तो हम वहाँ पे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाते हैं। इट गिव्स द वैल्यू ऑफ डी एन। ये डी एन की वैल्यू बताएगा, मतलब जितने 15 हमने जो नंबर ऑफ एटम लिए हैं जिनका सेम एंगल बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, उनकी। इट गिव्स द वैल्यू ऑफ डी एन हुज एनर्जी रेंज विल बी ई टू ई प्लस डी ई, जिनकी एनर्जी जो है वो ई से शुरू होगी और ई प्लस डी ई होगी। हम कहते हैं कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो डी एन इज इक्वल टू ई एक्सपोनेंशियल माइनस ई के टी डी ई। अब आप के टी देखें तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है के, और टी जो है वो आपके पास टेम्परेचर है, डी ई आपके पास आ गया, ये हो गया 3, इक्वेशन नंबर 3। क्योंकि डी एन है तो हमारे पास एनर्जी भी डी ई ही होगी। यूजिंग 1 इन 2 एंड 2 इन इक्वेशन 3। अब हमने जो इक्वेशन नंबर 1 थी, ये वाली जो इक्वेशन नंबर 1 थी और ये वाली जो इक्वेशन नंबर 2 थी, इनको अब हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, मतलब कि हम इसमें पुट कर देंगे। अगर आप देखें ई और डी ई की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। हम कहते हैं डी एन इज इक्वल टू ई माइनस, ये हमने वैल्यू पुट कर दी, ओवर के टी डॉट आपने डी ई की वैल्यू को भी पुट कर दिया। जैसे ही आप पुट करेंगे अब आपको पता है कि इन इसमें जो पी एम बी जो है वो आपके पास एक कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आप दे रहे हैं, और पी एम आपके पास जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी कांस्टेंट है। तो आपने पी एम बी को जो है वो बाहर निकाल दिया। अब ई जो है ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये पी एम बी के टी हमने कर दिया ओवर के टी, और कॉज ऑफ थीटा को बाहर लिख लिया ब्रैकेट डॉट साइन ऑफ थीटा डी थीटा। अब हम कहते हैं डी एन जो कि हमारे पास ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमने सी से रिप्रेजेंट कर दिया ई। हमने कहा ये वाली पूरी वैल्यू को हम अल्फ़ा कह देते हैं, अल्फ़ा कॉस ऑफ थीटा डॉट साइन ऑफ थीटा डी थीटा, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 4 कह देना है। अब हम कहेंगे नाउ फॉर एन नंबर ऑफ पार्टिकल। अब हमें पता चल गया कि वो जो 15 हैं उनका डी एन हमने निकाल लिया। अब हम कहते हैं कि